स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी और सामाजिक उथल पुथल की आग में झुलसता दिख रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बवाल साफ तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेशी संसद में घुसी हजारों लोगों की भीड़, कट्टरपंथियों की भीड़ ने लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद पर हमला बोल दिया। बैरिकेड तोड़ दिए गए, संसद परिसर में घुसपैठ हुई और जमकर लूटपाट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे शेख हसीना के दौरे की सबसे अशांत तस्वीरें फिर लौट आई हो। रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर आग की लपटों में घिरता नजर आ रहा है। उस्मान हादी की मौत के बाद सड़कों पर उतरे कट्टरपंथियों ने हालात बेकाबू कर दिए। जो भीड़ जनाजे में शामिल होने के नाम पर जुटी थी, वही भीड़ अब देश की संसद तक पहुंच गई। बैरिकेड टूटे, दरवाजे उखड़े और लोकतंत्र के मंदिर में तांडव मचा। राजधानी ढाका, जहां आमतौर पर कानून और संविधान की बात होती है, वहीं अब लाठियों, पत्थरों और आग का राज दिखाई दिया। हजारों की संख्या में कट्टरपंथी बैरिकेड तोड़ते हुए सीधे बांग्लादेशी संसद में घुस गए। सुरक्षा बलों की कोशिशें नाकाम रही। भीड़ का गुस्सा इस कदर बेकाबू था कि संसद भवन के भीतर तक तोड़फोड़ की गई। दरअसल चिंगारी उस वक्त भड़की जब कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी का जनाजा निकाला गया। जनाजे में शामिल भीड़ ने पहले सरकार विरोधी नारे लगाए, फिर अचानक प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। भीड़ ने संसद की ओर कूच कर दिया और देखते ही देखते लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बोल दिया। उस्मान हादी के जनाजे में लगे भारत विरोधी नारे। कट्टरपंथियों ने संसद पर किया हमला। बैरिकेडिंग तोड़कर संसद में घुसे कट्टरपंथी। संसद में कट्टरपंथियों ने लूटपाट और तोड़फोड़ की। कट्टरपंथियों ने हिंदू रिक्शा चालक की पिटाई की। कट्टरपंथियों ने सांस्कृतिक संगठनों पर किए हमले। ढाका में उदीची के मुख्यालय पर हमला। कट्टरपंथियों ने उदीची के दफ्तर में लगाई आग। छायानट में रविंद्रनाथ टैगोर सेंटर पर भी हमला। संसद परिसर में घुसते ही कट्टरपंथियों ने जमकर लूटपाट की। कई दफ्तरों में आगजनी की गई, फर्नीचर तोड़ा गया, दस्तावेज बिखेर दिए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा में तैनात जवानों पर पथराव भी हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आखिरकार बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेकाबू क्यों हो गया? कट्टरपंथी ताकतों को मोहम्मद यूनुस का समर्थन। कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी से बैन हटा। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद आईएसआई का दखल बढ़ा। पाकिस्तान, चीन, बाहरी ताकतों का दखल बढ़ता जा रहा है। घटना के बाद पूरे ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं कई इलाकों में बंद करनी पड़ी। सरकार ने हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासन की नाकामी बता रहा है। यूनुस शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सुरक्षा बलों की नाक नीचे कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया, पुलिसकर्मियों के सामने आवामी लीग के दफ्तर और शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया, इससे शक की सुई यूनुस की तरफ ही घूम रही है। यूनुस सरकार पर उठ रहे सवाल। 2 घंटे तक मौके पर पुलिस आर्मी को क्यों नहीं भेजा? मोहम्मद यूनुस चुनाव टालने के फेर में है। यूनुस सरकार 12 फरवरी को चुनाव टालने के फिराक में है। कट्टरपंथी जमात को यूनुस का समर्थन। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश एक बार फिर शेख हसीना के दौर जैसी अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, जब सड़कों पर भीड़ का कानून चलता था और सत्ता की पकड़ कमजोर पड़ जाती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि संसद जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में हजारों की भीड़ घुस सकती है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ एक बार फिर लोकतंत्र को बंधक बना रहा है? और क्या उस्मान हादी की मौत देश को लंबे समय तक अस्थिरता की ओर ढकेल देगी? बांग्लादेश आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों को अब बढ़ता दबदबा। अब देखना यह होगा कि सरकार हालात संभाल पाती है या फिर संसद में घुसा ये उन्माद पूरे देश को और जला देगा।
चलिए, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका। और इसी बीच जो है हमारे साथ निपुण जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले तो मैं संजीत जी आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, क्या वो कंट्रोल ब्रेकडाउन है? सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां पर एक शून्य पैदा हो जाए और इसका फायदा जो है राजनीतिक और वैचारिक ताकतों को मिले? बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। आपने मुझे अपने चैनल पे एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। आप देखिए, पिछले 1.5 साल से जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे साफ ये जाहिर है कि या तो सरकार कुछ करना नहीं चाहती या सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, प्रदर्शन जो है, जब से शेख हसीना वहां से गई है तब से प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे, बाहर कोई भी हो उसमें जो है, जो खास तौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर हमले होते हैं, मंदिरों पे हमले होते हैं, औरतों के साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है। और हाल ही में जो ये शरीफ ओस्मान हादी की जो हत्या हुई है, इसके बाद तो वहां पे बवाल मचा हुआ है। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आप बताया है कि 2 घंटे तक पुलिस और फौज को नहीं भेजा गया, मेरे को समझ में नहीं आता। जब इतना ज्यादा आतंक मच जाता है, जब इतना प्रोटेस्ट होते हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्ट होते हैं वायलेंट होते हैं, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी सोती रहती है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसी सरकार को नहीं बताती है कि वहां पे इतना हजूम इकट्ठा होगा, इतने लोग इकट्ठे होंगे, वहां पे जो है वायलेंस होने का अंदेशा है? तो उसके जब ये सब पता होने के बावजूद भी अगर पुलिस हरकत में नहीं आती और अगर पुलिस डरती है तो फौज को क्यों नहीं उतारा जाता? तो इसमें जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि ये जो है उनको जो है भड़का के और उनको रोका नहीं जाता या उनसे रुकते नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मोहम्मद यूनुस साहब ये चाहते हैं कि 12 फरवरी के जो इलेक्शन होने हैं वो किसी तरह से टल जाए। क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है, जब तक आदमी के पास नहीं होती है तब तक वो पावर वालों को गाली देता है, लेकिन जिस दिन पावर खुद अपने हाथ में आ जाती है उस दिन वो पावर छोड़ना नहीं चाहता है। या कहीं भी देख ले दुनिया में, हर जगह आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये शरीफ ओस्मान हादी की जो क्रिमेशन हुआ उसके लिए वहां पहुंचे, इन्होंने बड़ा दुख जताया। और उसके बाद अगर इतना इनको पता था कि इतने लोग वहां पे पार्लियामेंट के ऊपर भी हमला कर देंगे, वहां पे जो 2 अखबार हैं उनकी बिल्डिंगों को जलाया जाएगा, वहां पे हिंदू को पेड़ के साथ बांध के उसको जलाया जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि ये पूरी की पूरी साजिश है। ये मोहम्मद यूनुस साहब की साजिश है और इसमें जमायती मिली हुई है। क्योंकि बीएनपी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, बीएनपी ने इसका खंडन किया है, लेकिन जमायतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन हो ना हो, उनका कंट्रोल ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस सरकार पे है। तो मुझे लगता है कि ये मोहम्मद यूनुस सरकार किसी ना किसी बहाने से इन इलेक्शंस को टालने की कोशिश कर रही है। ठीक है निपुण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या आपको भी लगता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते पर चल रहा है? धार्मिक कट्टरपंथी वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के रास्ते पे चलने की बात तो यह है कि पहले से ही बांग्लादेश के अंदर 2 गड़े रहे हैं। आप सोचिए, 1975 में मुजीबुर रहमान की एसिनेशन कर दिया गया था, पूरी फैमिली का उनकी। बस 2 बेटी उनकी बची थी, शेख हसीना और रिहाना हसीना। ये 2 ही बची थी, बाकी सबका एसिनेशन कर दिया जाना। और 75 से लेके आप देखिए कि 96 तक, जब शेख हसीना गवर्नमेंट नहीं आई, तब तक वहां पर क्या था? यही था, रेडिकल्स के जो रेडिकल हैं इन्हीं का कंट्रोल था, जमातियों का कंट्रोल था, इन सब का वहां पे नियंत्रण था। तो आप देखेंगे कि लगातार चाहे बांग्लादेश में 2 गुट हमेशा विद्यमान रहे हैं, लेकिन जो ये तस्वीर अब है, ये तस्वीर वाकई में और भी ज्यादा चिंताजनक है। और ये जितने भी आप देख रहे हैं, कहने को ये बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेशी नहीं है, बल्कि ये वो हैं जो बिल्कुल रेडिकल हो चुके हैं। बांग्लादेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करते हैं। भाई, मुजीबुर रहमान के समर्थक, अवामी लीग के समर्थक जो है, वो सब सेकुलर फैब्रिक, और हमारे बहुत बेहतर संबंध थे जब अवामी लीग वहां पर थी या शेख हसीना की गवर्नमेंट वहां पर थी। अभी जो स्थिति है, बिल्कुल सही बात कही अभी सुरेश सर ने, कि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता चुनाव हो वहां पर। और देखिए, जो हादी की मौत हुई है, मैं तो उसमें ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हादी को एनसीपी पार्टी के द्वारा एज ए पीएम कैंडिडेट कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा था, तो उससे भी कहीं ना कहीं यूनुस घबरा रहा था। तो यूनुस नहीं हो सकता है कि सिंपल हम हत्या करवा दें और भारत की ओर क्या कर दें।
बंदूक को मोड़ दें भारत, क्योंकि इस समय क्या है कि इस प्रकार की जो सड़कों पे उन्मादी जिहादी जो लोग हैं उनको एकदम से कहता ना कि अफीम चखा दी गई है कि कुछ भी हो जाए, अगर कुत्ता भी मरेगा बांग्लादेश के अंदर तो कह दो भारत ने मारा है। हर बात को लेकर क्या वो भारत के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि शेख हसीना को तानाशाह डिक्लेयर उन्होंने कर दिया है कि शेख हसीना वापस चाहिए। इसके अलावा आप सोचिए, सेवन सिस्टर बंगाल का बहुत बड़ा एरिया, बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया, उसको वो क्या करने लगे, घोषित करने, किस आधार पर कर रहे हैं, कोई किसी तरह का लिंक नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है कि नेताओं के भी इस प्रकार के बयान है। आप सोचिए निपुण जी, चुनाव होने वाले हैं जब वहां पर। मोहम्मद यूनुस जो है हादी के जनाजे में शामिल हुए, कहीं ना कहीं वहां से भी यूनुस की तरफ से एक बड़ा मैसेज जरूर गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 10 की गिरफ्तारियां भी हुई। मैं वही बात कह रहा हूं, देखिए क्या है कि अभी जो ये घटनाक्रम वहां पे चल रहा है, जो बोल रहे हैं, भाई बोलने में क्या जा रहा है, बोलने किसको नहीं बख्शा जाएगा। वहां आप सोचिए, भारत अगर हादी का एसिनेशन करेगा तो भारत का बेनिफिट क्या होगा। भाई भारत के समर्थन वाली पार्टी को तो आपने चुनाव में बैन कर दिया है, अवामी लीग को तो आपने बैन कर रखा है, तो वहां पे चुनाव होने किसके बीच में, चुनाव होने हैं बीएनपी के बीच में, जमात के बीच में, एनसीपी के बीच में। भारत का तो संबंध तीनों के साथ ही अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत बीएनपी जो है वो बात कर रही है कि डेमोक्रेसी की बहाली हो। जमात और अभी सुरेश सर ने कहा जमात को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जमात तो चाहते हैं ऐसा ही कंट्रोल उनका हो। तो मैं मानता हूं कि आप तर्कपूर्ण तरीके से अगर देखेंगे, रैशनल तरीके से देखेंगे, तो भारत का इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। और ये तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का परिणाम है। मैं तो मानता हूं कहीं ना कहीं एनसीपी जो उनकी नई पार्टी बनी है उसके अंदर भी पावर स्ट्रगल हो सकता है कि वो इज द लीडर ऑफ द बांग्लादेश, कि प्रेजेंट लीडर कौन होगा। तो ये जो इस समय गन इन्होंने मोड़ रखी है भारत की ओर कि एनी हाउ हर बात को लेकर, आप सोचिए कि अभी फरवरी में चुनाव होने थे वहां पर, चुनाव से पहले क्या था कि हर देश से पर्यवेक्षक बुलाए जाते हैं। ये एक नियम होता है डेमोक्रेसी में। हम लोग भी क्या करते हैं कि पूरी दुनिया के कंट्रीज के ऑब्जर्वर को बुलाते हैं कि देखो भाई हम चुनाव करा रहे हैं, कल को ये ना हो आप लोग ये कहने लगे कि भारत का जो चुनाव है वो क्या नहीं, निष्पक्ष नहीं हुआ है। सारी दुनिया से बांग्लादेश ने बुलाया लेकिन भारत से नहीं बुलाया। और उसके बाद क्या कह रहा है इनका विदेश मंत्री बांग्लादेश का प्रेसिडेंट में कि भारत हमको बताए ना कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होने कैसे नहीं होने हैं। जब तक कि हमारे यहां तक कि हमारे ऑब्जर्वर नहीं बुलाए तब भी वो इस तरह की बात कर रहा है। तो मेरे कहने की बात यह है कि बांग्लादेश की जनता का ध्यान अपने असली मुद्दों से हटाने के लिए, असली मुद्दे क्या, इन्फ्लेशन रेट हाई है, जीडीपी की ग्रोथ रेट डाउन हो चुकी है, टोटल जीडीपी में कई बिलियंस का कटौती हुई है, बड़े बड़ी छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है वो बंद हो रही है। उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सीधा गन पॉइंट पे रख दो किसको, भारत को, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो भारत कर रहा है, जबकि ये इनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसका परिणाम है। संजीत जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या सच में जो इंटरनल प्रॉब्लम है उनसे ध्यान भटकाने की यहाँ पर एक कोशिश रही है, क्योंकि 12 फरवरी को इलेक्शन, अब क्या लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या कुछ तस्वीरें पैदा हो सकती हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे जो अभी निगम साहब ने बात कही है वो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ना, आप पहले दिन से देखिए, जो है मोहम्मद यूनुस साहब इलेक्शन नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, बीएनपी का प्रेशर पड़ा, एनसीपी जो ये स्टूडेंट विंग था, इन्होंने अब अलग पार्टी बना ली एनसीपी, तो उसमें उनका ऊपर प्रेशर रहा, तो इन्होंने प्रेशर में आके डेट तो अनाउंस कर दी, लेकिन ये चाहते नहीं है। और एक और खास बात बताऊं जो निगम साहब ने थोड़ा टच किया था, ये जो शरीफ उस्मान हैदी है इसको क्यों मारा गया। सबसे पहला सवाल इन्होंने कहा कि जी हम क्यों मारेंगे, बात बिल्कुल ठीक है, भारत क्यों मारेगा, भारत को मारने का भारत को फायदा क्या होगा इसका। ये सिर्फ उस्मान, ये जो हैदी है, इसने एक नक्शा बनाया था ग्रेटर बांग्लादेश का, उसमें इसने पूरी नॉर्थ ईस्टर्न बिहार और कुछ इस बंगाल का हिस्से को इंक्लूड करके वो एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था। वही ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे सिनेरियो में कहीं हिंदुस्तान है ही नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान आ गए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बार बार सिर्फ हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुस्तान का नाम लाने में उनको फायदा है। जैसे अभी रिपुन साहब ने बताया, उनकी अंदरूनी हालत इतनी, जीडीपी जहां उनकी 7.8 या 8 के करीब चल रही थी, वो आज 3.8 पे आ गई है। तो इसलिए जीडीपी उनकी कम हो गई, महंगाई उनकी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां उनकी बंद हो गई है। तो अब उन हालात को, अब उन दो लोगों का मन या दिमाग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए।
जैसे पाकिस्तान को हेट इंडिया का कैंपेन में पाकिस्तान का हमेशा हिंदुस्तान काम आता है, जब भी उनके अंदरूनी हालात हो, ये बोलो जी ये भारत कर रहा है। इसी तरह यही चीज जो है बांग्लादेश ने सीख ली है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है। अब ये जो हैदी को मारा गया है, हैदी को इसने मारा गया क्योंकि इसने मैप बनाया था, तो उन्होंने कहा एक नैरेटिव ऐसे चला रहे थे क्योंकि हैदी ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, तो भारत ने उसको मरवा दिया। ये सारी की सारी साजिश है। हैदी को इन्होंने खुद मरवाया है, इन्होंने खुद जो ये प्रोटेस्ट है ये खुद करवा रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये जो 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं बांग्लादेश में वो ना हो पाए और लोगों का मन दिमाग और मन भटका के जो है इसी तरीके से काम करते रहे। और संजय जी माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, संजय जी निपुण जी बने रहिएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में बिगड़े हालात, उपद्रवियों ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया है। हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़ा इनकलाब मंच, सरकार को 24 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि 7 साल की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। इनकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है और यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर यानी कि कल दिया गया था। तो लगातार वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, हालात वहां पर सबसे ज्यादा खराब है। आप समझिए 7 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था वहां पर बिल्कुल चरमराई हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर भी साफ तौर पर है। देखिए, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि जब भी सत्ता को ताकत के दम पर काबिज करने का प्रयास होता है और उसको जब लिजिटिमेसी आप नहीं देते हैं, चुनाव क्या करते हैं, इलेक्शन क्या करते हैं, लिजिटिमेसी देते हैं आपकी सत्ता को। आप चुनाव कराए बगैर आप सोचते हैं कि डेमोक्रेसी हम लोग स्टैब्लिश कर देंगे, तो नहीं होंगे। आप तो दावत दे रहे हैं उन लोगों को जो लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों का कोई सम्मान नहीं करते। तो 7 साल की बच्ची तो आज की घटना नहीं है ना। आप सोचिए 2024 से जो शेख हसीना आई है, सारे इंसिडेंट को उठाइए, आपको ऐसे हजारों इंसिडेंट वहां पे दिखाई देंगे कि कभी किसी बुजुर्ग को मार दिया गया है, महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है, बच्चों को मार दिया जा रहा है। अभी जो उस व्यक्ति को पीट पीट के मारा, लातों से घूसों से पीट पीट के, गलती क्या थी उसकी? वो हिंदू था, बिल्कुल वो हिंदू था, बस ये उसकी गलती थी। फिर उसको पेड़ पे टांगा गया। आप सोच देखिए तो सही किस प्रकार के इंसिडेंट। रीजन बस इतना है कि आपने ताकत के दम पर सत्ता को काबिज किया, खूब किया, लिजिटिमेसी आप देने को तैयार नहीं है, तो जनता क्यों मानेगी आपकी बात को? आप यूनुस कुछ भी कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या आप करोगे? आप खुद ताकत के दम पर आए हो। तो दूसरा व्यक्ति भी जो आम जनता है वो तो वैसे भी, और खास तौर से जो जिहादी मानसिकता की हो, उनका तो माइंड और ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं तो कई बार डिबेट में कई बार देखा हूं, बात करते हैं लोग, कहते वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी में कोई बिलीव नहीं है, हम ताकत के दम पर अपना कब्जा करने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें लोग बोलते हैं, जो आपका टीवी पर चैनल्स पर बैठ के ऐसी बात बोलते हैं, तो आम जनता क्या बोलती होगी? आप सोचिए कि वहां की मीडिया में प्रेजेंट में क्या क्या चलता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर कोई यूनुस के अगेंस्ट या प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख देता है, उनके तो अखबारों के ऑफिस में घुस जाते हैं लोग, तोड़फोड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं ये लोग। तो आप सोचे 1400 जो आपके अवामी लीग से जुड़े नेता थे उनको मार दिया गया। नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जो अवामी लीग से जुड़े नेता थे या उनके जो बड़े कार्यकर्ता थे, मंत्री थे, उनको मार दिया वहां पर गया है। तो आप सोचिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज द हाउस ऑफ द पीपल होता है। उस हाउस ऑफ पीपल के अंदर घुसकर आप कर रहे हैं। आपको याद होगा शेख हसीना के घर में घुस के किस तरह की तस्वीरें आई थी, क्या कपड़े जिस प्रकार के वो उठा रहे थे शेख हसीना जी के, क्या दिख नहीं रहा था उनको क्या बदतमीजी कर रहे हैं? भाई एक बुजुर्ग महिला थी, उसके आप सोचिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, उस बात को बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो जब इस प्रकार के जिहादियों को, उन्मादियों को, कट्टरपंथियों को ताकत मिलती है, वो इसी तरह का क्या करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। और ये एक बनेगा बांग्लादेश का कैरेक्टर ही खराब कर रहे हैं। आप सोचिए जब से ये शेख हसीना गवर्नमेंट गई है, 22 बिलियन डॉलर जो है वहां की जीडीपी कम हो गई है। अब जिस तरह की स्थिति, अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है बांग्लादेश के अंदर, जो अब इस समय प्रेजेंट में आपका है। अब देखिए आने वाली स्थिति में क्या होगा। अब होगा क्या, देश को आपको यूनाइट रखने का प्रयास कर रहे हैं वहां के लोग, चाहे वो नेता एनसीपी वाले हो, मोनोजिनोस हो, तो वो क्या फिर पैदा कर रहे हैं, भारत का फिर पैदा कर रहे हैं।
भारत के साथ इस प्रकार की स्थिति। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा, हालांकि कल हमारे जो सेना के प्रमुख है उन्होंने जनरल वकार से जो बांग्लादेश के, उनसे बात भी की है, पर मैं कहूंगा इस समय आ गया है कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ी जिहादियों की फोर्स वहां तैयार हो रही है, वो बदतमीजियां करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि समय आ गया है चिकन नेक को बड़ा करने का। ठीक है संजय साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आने वाले समय में क्या लग रहा है, इनकलाब मंच वर्सेस यहाँ पर सरकार देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यही बयां हो रहा है। देखिए, जो इनकलाब मंच है उन्होंने जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनके होम अफेयर्स एडवाइजर जो है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, उनको इस्तीफा मांगा है कि उनका जो है या तो जो जिन लोगों ने ये इसको मारा है उसको गिरफ्तार करें, नहीं तो वो इस्तीफा दें। देखिए, अब ये इनकलाब मोर्चा जो है ये मोहम्मद यूनुस साहब का अपना बनाया हुआ मोर्चा है या ये सरकार के खिलाफ है, ये अभी आपको 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। जैसा आपने बताया कल 12 बजे का उन्होंने टाइम था जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, आज 12 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या कार्रवाई होती है। अगर कोई, और पकड़ने की क्या बात है, पकड़ना तो किसी को भी पकड़ के आप बोल दोगे कि इसने मारा है और बाद में केस चलता रहेगा, इस तरह मामला को ठप करने के लिए। लेकिन जो पॉइंट अभी जो निपुण साहब ने उठाया है, मेरा ये मानना है कि आप देखिए 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो पाकिस्तान में इसी तरीके के पाकिस्तान फौज ने वहां पे हरकतें करी थी जिसकी वजह से भारत को इंटरवीन करना पड़ा था। मुझे लगता है वो समय अब धीरे धीरे भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरीके से 150 के ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहा है, मैं हिंदू नहीं कहूंगा, मैं माइनॉरिटी कहूंगा, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पास वाले मुल्क में अगर ये कार्रवाई हो रही है, जो अनस्टेबिलिटी है वहां पे, जो इस तरह की हरकत, जो नीच हरकतें हो रही है कि 7 साल की बच्ची को भी जलाया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। और ये मानसिकता जो बदली नहीं है। 1971 में ये जो जमायती थे ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके जो इन्होंने वहां पे जो है दहशतगर्दी मचाई थी बांग्लादेश में, जिसमें 4 लाख औरतों के साथ इन्होंने बलात्कार करा था। तो मैं मानता हूं ये वही लोग हैं, आज चाहे 55-56 साल हो गए हों, लेकिन इनकी मानसिकता वही है और इनकी मानसिकता का इलाज वही है कि जब तक इनके डंडे नहीं लगेंगे, जब तक इनको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, ये इसी तरीके से हरकत करते हैं और एंटी इंडिया जो इनका कैंपेन नैरेटिव चल रहा है उसको चलाते रहेंगे। कोई ना बहाना ढूंढ के इनको जो है एंटी इंडिया ही रखना है, क्योंकि आईएसआई का पूरा इसमें हाथ है। आईएसआई चाहती नहीं कि भारत के पास रहने वाला, क्योंकि आईएसआई को हमेशा ये खलता था कि बांग्लादेश जो हमारा एक हिस्सा था आज भारत के साथ कैसे दोस्ती चल आ रहा है। और वो शेख हसीना के टाइम में भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एक भाईचारे के थे, जो कि पाकिस्तान और चाइना को दोनों को पसंद नहीं था और यहां तक को अमेरिका को भी पसंद नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार को इसमें गहरी सोच करनी है, अपनी सिक्योरिटी पूरी तैयार रखनी है और जरूरत अगर पड़ती है तो जैसे निपुण साहब ने कहा है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसको चिकन कॉरिडोर कहते हैं, इसको एलिफेंट कॉरिडोर बनाओ और जो चिटगांव का जो कॉरिडोर है उसको भी चौड़ा करो। जब तक बांग्लादेश के दोबारा इसकी ज्योग्राफी नहीं बदलेगी तब तक इनको जो है मोहम्मद यूनुस साहब और इनके जो जमायती के जो लीडर बने हुए इनको समझ में नहीं आएगा, इनको थ्रेट करना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा। बिल्कुल संजय साहब, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़के कथावाचक देवकीनंदन बांग्लादेश में जिंदा हिंदू युवक को आग लगा दी है। कसम खा लो किसी भी बांग्लादेशी को काम नहीं देंगे, हर बांग्लादेशी का बहिष्कार करो। देवकीनंदन की तरफ से ये कहा गया है, अगर इतनी भी नहीं कर पाए तो खुद को जिंदा हिंदू मत कहना, सही कदम नहीं उठाया तो पछताना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि कथावाचक की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान के भी अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कैसे आग लगाई? जिंदे में। अच्छा, ये खबर सुन ली, सबने सुन ली, मैंने सुन ली, क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं बदलेगा एक खबर सुनने के बाद भी, एकदम शांत। देखो बहुत बुरे लोग हैं ये लोग। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था। अगर सनातनी माँ का दूध पिया है ना, तो आज एक कसम खा लो, किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं। मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि संजीत जी भी अभी इसका जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और कहीं ना कहीं कथावाचक की तरफ से एक बड़ा संदेश हिंदुस्तानियों को और बांग्लादेश को लेकर भी दिया गया है। लेकिन जो इंटरनल सिचुएशन इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है, क्या लग रहा है किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है, कोई दूसरा ममालिक इसमें दखल दे रहा है? क्या बांग्लादेश किसी और के इशारे पर काम कर रहा है? आप सोचिए कि जब उस्मान हादी की मौत होती है तो अमेरिका की जो वहां पर एम्बेसी है, उनका स्टेटमेंट आता है उस्मान हादी की मौत पर जितने वहां पर आपका होती है, जब चुनाव हो रहे थे तब तो बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उस्मान हादी कौन था? उस्मान हादी लगातार भारत के विरुद्ध में बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहा था। लगातार वो 7 सिस्टर की बात कर रहा था, वो भारत को कह रहा था कि तुम गोली मारोगे तो हम ऐसे शांत थोड़ी बैठेंगे। उस तरह के व्यक्ति को, जो भारत के साथ में एरोसिटीज को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के क्षेत्रों पे बात कर रहा था, अमेरिका उसको कॉन्डोलेंस दे रहा है कि भैया हमारे से, हम मानते हैं कि एक नेता वहां पर मारा गया था। क्या उस्मान हादी अभी कोई ये गवर्नमेंट पोस्ट तो नहीं था उसके पास में, बस एक छात्र स्टूडेंट था, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट लीडर था। तो उसको आप क्या करो, प्रमोट कर रहे हो, उसको आप उसके प्रति आप भावनाएं दिखा रहे हो। तो ये तो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अमेरिका का इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये बात बहुत खुलकर सामने आ चुकी है। और क्यों भाई चुप है? इस प्रकार की घटना हो रही है, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़ते, ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप के शुरू हो जाते। अब क्यों नहीं हो रहे उनके? किसी तरह का कोई बयान नहीं, कोई बात नहीं। तो ये साफ साफ दिखता है चीन भी इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका भी। पाकिस्तान तो खुल रहा है, पाकिस्तान तो हैप्पी रहे, पूरे खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने तो बदला ले लिया। यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पर्दे के पीछे चीन और अमेरिका है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, देखिए मैं तो प्रमाण के साथ रैशनल तरीके से बोल रहा हूं। उस्मान हादी की मौत के बाद अमेरिका की एम्बेसी का स्टेटमेंट आना, ये कैसे भाई कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बात समझ में आती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार भारत के निपुण साथ साहब, मैं यहाँ पर में माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की बेहद कमी है। संजीत साहब, निपुण साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।